नमस्कार दोस्तों। आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट डिस्कशन के क्रम में यूनिट 4 को डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 4 में भारत का भूगोल दिया गया है और भारत के भूगोल के अंतर्गत हम प्रश्नों को व्याख्या सहित पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, वायुमंडल में मौसम संबंधी घटनाएं सामान्यतः संपन्न होती है। तो आप जानते हैं कि वायुमंडल में जो मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जो होती है वो हमारे सबसे निचले स्तर के मंडल पर अर्थात क्षोभ मंडल पर संपन्न होती है। तो क्षोभ मंडल को अब इंग्लिश में क्या कहते हैं? यहाँ पर देवनागरी लिपि में इन्होंने इंग्लिश में लिख दिया है, ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। अब हम अगर इसी प्रश्न की व्याख्या की बात करें तो मौसम से संबंधित सभी घटनाएं तो हमने देख ली, क्षोभ मंडल में होती है। लेकिन अगर हम ओजोन परत की बात करें, यह भी कई बार प्रश्न होता है आपसे कि ओजोन परत किस मंडल में अवस्थित है, तो ओजोन परत समताप मंडल में है। अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो भारत है उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आता है, और उत्तरी गोलार्ध में जब हम भारत हमारा देश स्थित है तो यहाँ पर जो मानसून आता है, आप जानते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, तो जो भी पवनें होगी वो दक्षिण पश्चिम की ओर होगी। तो इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा दिख रहा है जिसमें दक्षिण पश्चिम की ओर लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी में हमको ये पता चल रहा है कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो आपको अगर कहीं और तरह की इन्फॉर्मेशन भी अगर पता होगी तो भी आप उत्तर तक पहुँच सकते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि आपको प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है और यह समझना है कि इसका उत्तर किस प्रकार से निकाला जा सकता है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, अश्व अक्षांशीय पेटी की अवस्थिति ग्लोब पर है। तो अश्व अक्षांशीय पेटी को ग्लोब पर कितने डिग्री से कितने डिग्री तक विस्तारित किया गया है या कितने डिग्री अक्षांश तक माना गया है? तो 30 से 35 डिग्री अक्षांश को अश्व अक्षांश माना जाता है। अब इसके पीछे भी एक कारण है कि इसको अश्व अक्षांश क्यों कहते हैं। तो जब मध्यकाल में जब व्यापारी मध्य एशिया से इधर आते थे या कहीं पूरे विश्व स्तर पर जब व्यापार कर रहे होते थे, तो उच्च दाब होने की वजह से, या हम यूँ कहें कि यहाँ पर व्यापारिक और पछुआ पवनों के प्रभाव होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी भारी हो जाते थे। जहाज़ को चलाने में काफ़ी समस्या हुआ करती थी उस समय। तो वो क्या करते थे कि जब घोड़े जहाज़ पर लदे होते थे तो उन्हें समुद्र में फेंक दिया जाता था। इसीलिए इन्हें अश्व अक्षांश भी कहा जाता है, क्योंकि जब इस क्षेत्र में 30 से 35 डिग्री के बीच में जब नौवहन करते थे या जब समुद्री जहाज़ों को चलाया जाता था तो वह जहाज़ों के संचालन में कठिनाई आती थी, और इसीलिए जहाज़ से जो घोड़े लदे होते थे, अश्व लदे होते थे, उनको समुद्र में फेंक दिया जाता था। इसलिए इसका नाम अश्व अक्षांशीय पेटी रखा गया। सिंदरी उर्वरक कारखाना कब स्थापित किया गया? तो आप जानते हैं कि सिंदरी उर्वरक कारखाना भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1951 में झारखंड में स्थापित किया गया। प्रश्न संख्या 5, राउरकेला स्टील प्लांट भारत के किस राज्य में है? तो राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। यह जो है भारत में राउरकेला स्टील प्लांट की अगर हम बात करें तो यह उड़ीसा में अवस्थित है। वहीं अगर हम एक ट्रिक को यहाँ पर ध्यान में रखें, भारत में जब ये उद्योगों की स्थापना हुई, भारी उद्योगों की स्थापना हुई, तो इसमें किस किस देशों के सहयोग से बनाया गया है? तो इसकी एक ट्रिक है जिसको मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। यह है भीरू राज दुबे है, भीरू राज दुबे। इसका अर्थ यह हुआ कि भिलाई स्टील प्लांट जो है वो रूस के सहयोग से बनाया गया, राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया, और जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है यह कहीं ना कहीं वह ब्रिटेन के सहयोग से यहाँ पर स्थापित किया गया। तो भीरू राज दुबे, ये ट्रिक आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी शहर दक्षिणतम है? तो यह प्रश्न आपको यूपीएससी के लेवल पर भी देखने को मिलते हैं और आजकल एमपीपीएससी में भी इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। अब आपको इसके लिए मैप की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए या आपने मैप को अच्छे से देखा हुआ होना चाहिए। जब आप मैप को देखते हैं तो आप ये बात तो जानते हैं कि जो चेन्नई तमिलनाडु दिया हुआ है ये तो दक्षिणतम स्थल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ऊपर इसकी अवस्थिति है। इसके पश्चात अगर हम लक्षद्वीप, और मैं यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ पर मैप के माध्यम से मैं समझा पाऊँ तो आपको मैं मैप के माध्यम से बता देता हूँ। देखिए, जैसे ये साउथ वाला एरिया अगर हम कहें कि ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है तो ये कन्याकुमारी है। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि कन्याकुमारी तो ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि चेन्नई जो है वो इस स्थल के आसपास है जहाँ पर मैंने पॉइंट बनाया है। इसके बाद अगर हम कवारत्ती, लक्षद्वीप और पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की बात करें तो ये द्वीप समूह भी कहीं ना कहीं भारत के थोड़े से ऊंचाई पर स्थित है। जैसे अगर हम कवारत्ती को माने तो लक्षद्वीप में यहाँ है, और अगर हम अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर को माने तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अवस्थित देखा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद ऑप्शन बचता है तिरुवनंतपुरम केरल। तिरुवनंतपुरम केरल जो है वह कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई देता है, इस तरफ दिखाई देता है। सर, जो मैंने अभी पॉइंट आउट किया है यहाँ पर तिरुवनंतपुरम केरल दिखाई देता है। तो भारत का इन ऑप्शंस में से सबसे दक्षिणतम स्थल कौन सा होगा? बी ऑप्शन, तिरुवनंतपुरम केरल। ठीक है जी, मैं इसको स्किप कर देता हूँ यहाँ से। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 7, मंगला तेल उत्पादक क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? तो आप जानते हैं कि भारत में नए तेल उत्पादक क्षेत्र राजस्थान में भी कई सारी खोज की गई है, जिसमें मंगला, ऐश्वर्या, भारती, इस तरह के तेल उत्पादक क्षेत्र राजस्थान में हाल ही में खोजे गए हैं। तो इसका सही उत्तर डी होगा। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक शिशुलिंग अनुपात है? तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा शिशुलिंग अनुपात होगा? तो आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, डी इसका सही उत्तर होगा। इसके पश्चात अगर हम प्रश्न क्रमांक 9 की बात करें तो हाल ही में मिताली एक्सप्रेस किन दो देशों के मध्य चलाई गई?
तो मिताली एक्सप्रेस आप जानते हैं बांग्लादेश और भारत के मध्य चलाई गई, अभी काफ़ी चर्चा में शेख हसीना और नरेंद्र मोदी के संबंधों के मध्य में खूब चर्चा हुई थी कि जब शेख हसीना का शासनकाल आता है तो हमारे भारत के संबंध काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध अभी काफ़ी मैत्रीपूर्ण संबंध चल रहे हैं। तो मैत्री एक्सप्रेस भी बांग्लादेश के लिए चलाई गई, मिताली एक्सप्रेस भी बांग्लादेश के साथ भारत और बांग्लादेश के बीच में चलाई गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी। अब प्रश्न है, अटल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो अटल सुरंग आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित है, 9.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत में पहली तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट तट आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी होगा। इसके पश्चात, भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ कब किया गया? तो भारत में वायु परिवहन आप जानते हैं इलाहाबाद से नैनी 1911 में शुरू किया गया। भारत में कहाँ सबसे बड़ा शिपयार्ड है? पोत प्रांगण सबसे बड़ा भारत का कहाँ पर है? तो आप इस प्रश्न का उत्तर भी जानते होंगे, आपने रिसेंट में इसको खूब पढ़ा होगा। कोच्चि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, तो बी कोच्चि। इसके पश्चात अगर हम 13वें प्रश्न की बात करें तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किसको किससे जोड़ता है? तो आपको 2-3 जलमार्ग याद रखने हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे कई बार पूछे जाते हैं। तो नेशनल वाटरवे फर्स्ट जो है वो कहीं ना कहीं हल्दिया से प्रयागराज की ओर है। नेशनल वाटरवे सेकंड जो है वो सादिया से दुबरी है। तो सादिया से दुबरी ऑप्शन डी में आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो इसका सही उत्तर डी होगा। अगर हम नेशनल वाटरवे 3 की बात करें तो ये कोट्टम से कोल्लम की तरफ है, मतलब तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। अगर हम प्रश्न संख्या 15 की बात करें, राष्ट्रीय राजमार्ग 48 किसको किससे जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 48 जो है वो दिल्ली से मुंबई होते हुए चेन्नई को जोड़ता है। हाल ही में समाचार पत्रों में काफ़ी चर्चा में रहा। तो आप जानते हैं दिल्ली से मुंबई होते हुए चेन्नई को नेशनल हाईवे NH 48 जोड़ता है। दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्च रेलवे पुल किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्च रेलवे पुल, अब यहाँ पर सिंगल आर्च का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ड्रॉ करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंगल आर्च का मतलब हुआ कि मान लो अगर ये नदी है तो इसके ऊपर एक पुल ऐसा बनाया गया है जो एकदम इस शेप में है, जिसमें कहीं ना कहीं इस तरह से नहीं बनाया गया है, इस तरह से कई आर्च नहीं है बल्कि इस तरह से एक ही आर्च बनाया गया है। तो ये वाला जो सिंगल आर्च है ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे पुल चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में बनाया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा। दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को एकीकृत कर दिया गया है हाल ही में, तो इसकी राजधानी कौन सी है? तो इसकी राजधानी कहीं ना कहीं दमन को बनाया गया है। सिंगल लाइनर फैक्ट है, तो दमन इसकी राजधानी आपको याद रखनी है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? कल के वीडियो में भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जिसमें गु म रा छ झा प में त्रि, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। तो आप इस ट्रिक के अंतर्गत देख रहे हैं झारखंड भी है, बिहार है कि नहीं है? बिहार नहीं है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बिहार होगा, बिहार से यह रेखा नहीं गुजरती। ट्रांस हिमालय में स्थित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप जानते हैं ट्रांस हिमालय में तीन श्रेणियाँ, वह काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। आप इसी क्रम में याद रखिए, जो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ हैं वो ट्रांस हिमालय में है, और एक और श्रेणी है पीर पंजाल, वह कहीं ना कहीं लघु हिमालय के अंतर्गत मिलती है। तो यह ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर देखा जा रहा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत के अंतर्गत आप देखेंगे तो सबसे ऊंची चोटी K2 मिलेगी, लेकिन विश्व के स्तर पर आप देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट दिखेगी, क्योंकि माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं बल्कि यह नेपाल की सीमा के अंतर्गत है। तो हम भारत में K2 को सबसे ऊंची चोटी मानते हैं। इसकी ऊंचाई अगर हम देखें तो 8611 8611 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न, बुग्याल क्या है? तो बुग्याल आप जानते हैं उत्तराखंड में घास के मैदान बुग्याल कहे जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। पाराद्वीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पाराद्वीप उड़ीसा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाराणसी उत्तर प्रदेश में अवस्थित। म्यांमार बांग्लादेश के दोनों के साथ सीमा साझा करता है, ऐसा कौन सा राज्य है? तो आप अगर मैप को अच्छे से देखेंगे, आपको मैप में सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट पर देखना है। 7 सिस्टर्स कौन कौन से हैं, वह किन किन देशों के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो आप लोग अगर चाहेंगे तो मैं इस पर भी एक वीडियो आप लोगों को बना के दिखा दूंगा। तो आप अगर मैप में देखेंगे तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट के ये वाला अगर एरिया को देखते हैं तो यहाँ पर सबसे साइड में 4 स्टेट स्थित है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और ये मिजोरम, ये 4 स्टेट है। क्रम भी आपको यहाँ पर याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यहाँ पर है म्यांमार और इस तरफ है बांग्लादेश। तो कौन सा स्टेट सबसे साउथ में आपको दिख रहा है? तो ये मिजोरम सबसे साउथ में है, तो ये यहाँ पर एक तरफ से म्यांमार को एक तरफ से बांग्लादेश को टच कर रहा होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है? तो सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर आप देखें तो दो बिंदु है, एक सबसे उत्तरी है और एक सबसे दक्षिणी है। एक इंदिरा कॉल है और एक इंदिरा पॉइंट है। तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट होगा। ओके, 26वां प्रश्न अगर हम देखें तो 26वां प्रश्न आपके सामने, लुसाई पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लुसाई पहाड़ियाँ भारत के मिजोरम में स्थित है। आप जानते हैं कि लुसाई पहाड़ियों को मीजो पहाड़ी भी कहा जाता है, तो ये मीजो पहाड़ी कहीं ना कहीं मिजोरम में है। इसका सही उत्तर डी होगा, मीजो पहाड़ियों को ही लुसाई पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है आपको बताना है। सिपकीला कहाँ पर है?
तो सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, यह बात सही है। नाथुला सिक्किम में है, यह भी सही है। मुलिंगला उत्तराखंड में है, ये भी सही है। लेकिन सेलाला जो है वो नागालैंड में नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सुमेलित नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कहीं ना कहीं डी होगा। ओके, अगर हम 28वें प्रश्न की तरफ बढ़े तो हेडली सेल का निर्माण कहाँ होता है? तो हेडली सेल का निर्माण जो है वह व्यापारिक भवनों के क्षेत्र में होता है। अब आपको मैं यहाँ पर मैप के माध्यम से अगर दिखाऊँ तो देखिए, ये आपका हो गया वर्ल्ड, ये विषुवत रेखा। अगर हम इसको 3 भागों में बांटें तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो पवनें मिलती है वो कहीं ना कहीं व्यापारिक पवनें होती है, यहाँ पर हेडली सेल होती है। मध्य क्षेत्र में जो होती है वो फेरल सेल होती है, और सबसे ऊपरी क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्र में जो होती है वो ध्रुवीय सेल होती है। तो व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें, हेडली, फेरल और ध्रुवीय सेल। तो इस तरह से आप इसको देख रहे हैं। एक प्रश्न में आपने पूरा ज्योग्राफी का आपने कवर कर लिया है, देख लीजिए। इसीलिए ये वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि मैं आपको यहाँ पर चीज़ें समझा भी रहा हूँ। ठीक है, मासिन राम के बारे में अगर हम देखें, मेघालय की किस पहाड़ी पर स्थित है? तो मासिन राम जो है वह खासी पहाड़ी पर स्थित है। उत्तर सी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर कीपाकार संरचना बनती है जो सबसे ज़्यादा वर्षा कराने के लिए भी उत्तरदायी है। बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं आर्द्रता युक्त पवनें यहाँ से उठती है वो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा कराती है। नदियों के आधार पर विभाजन के अनुसार सतलज एवं काली नदी के मध्य कौन सा हिमालय है? तो सतलज और काली नदी के मध्य कुमाऊं हिमालय है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अब आप देखिए, 4 नदियां हैं, सिंध, सतलज, तिस्ता और काली। सिंध और सतलज के मध्य के हिमालय को पंजाब हिमालय, सतलज और काली के मध्य के हिमालय को कुमाऊं हिमालय, और काली और तिस्ता के मध्य के हिमालय को वह नेपाल हिमालय, और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य के हिमालय को कहीं ना कहीं असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो सिंध, सतलज, काली, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। आप देखेंगे कि कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो इस तरह से आप इसको बांट कर देख रहे होंगे। एल्बिडो सर्वाधिक कहाँ का होता है? तो एल्बिडो सर्वाधिक होता है नवीन निर्मित बर्फ पे होता है। एल्बिडो का अर्थ क्या होता है? एल्बिडो का मतलब ये है कि जो पृथ्वी पर प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर प्राप्त होता है तो उसकी कितनी मात्रा उत्सर्जित होती है, मतलब कितनी मात्रा वापस सूर्य की तरफ या वायुमंडल की तरफ लौटती है, तो उसका जो अनुपात होता है वह एल्बिडो कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर डी होगा। इनमें से किस दिन भारत में सबसे लंबी रात होती है? तो आप जानते हैं कि भारत में सबसे लंबी रात जो है वह कहीं ना कहीं आप देख रहे होते हैं 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात होती है। सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होती है। पृथ्वी का क्रोड़ किससे बना है? तो आप जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखेंगे, अब यहाँ पर जगह नहीं है लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देता हूँ। सबसे ऊपर क्रस्ट, मेंटल और नीचे कोर। सबसे ऊपरी क्षेत्र सियाल अर्थात सिलिका और एल्यूमिनियम। मध्य का स्थल सीमा अर्थात सिलिका और मैग्नीशियम। और सबसे निचला स्थल जो क्रोड़ कहा जाता है यह कहीं ना कहीं फे कहा जाता है, नी फे। तो निकिल और आयरन। तो निकिल और आयरन ऑप्शन डी आप दिया हुआ है, तो यह यहाँ पर सही हो। ठीक है, 39वां प्रश्न आपके सामने। झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है? तो झेलम नदी पर अवस्थित गोखुर झील का जो उदाहरण है वह वुलर झील, इसका ऑप्शन सही होगा। कौन सी जो झील है वो झेलम नदी पर निर्मित एक गोखुर झील का उदाहरण है? तो यह आपका वुलर झील होगा। ओके, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 39 प्रश्न। ठीक है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं। तवांग घाटी भारत के किस राज्य में है? तो तवांग घाटी काफ़ी विवादित, भारत और चीन के मध्य, और बौद्ध धर्म को लेकर के काफ़ी प्रसिद्ध, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित। इसका ऑप्शन सी सही होगा। फिर आ जाइए, कहीं ना कहीं इसको हटा देते हैं पहले। 41वें प्रश्न पर आ जाइए। तो 41वें प्रश्न का है, निजाम सागर बांध जो तेलंगाना में है वो किस नदी पर है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मंजीरा नदी, गोदावरी की सहायक नदी, यहाँ पर निजाम सागर बांध अवस्थित है। कोलेरू झील किस राज्य में है? कोलेरू झील आप जानते ही हैं, कोलेरू झील भी काफ़ी न्यूज़ में बना रहती है, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। 2 सेकंड इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ए। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 43, कौन सा अनुसंधान केंद्र आर्कटिक अनुसंधान केंद्र है? तो आर्कटिक का अर्थ है कि जो उत्तर में है और अंटार्कटिक का अर्थ है कि जो दक्षिण में है। तो आर्कटिक अनुसंधान केंद्र आपको ध्यान रखना है कि इसका सही उत्तर हिमाद्री होगा। और जो बाकी 3 ऑप्शन है ये अंटार्कटिका के अनुसंधान केंद्र है, मैत्री, भारती और दक्षिण गंगोत्री। तो मैत्री, भारती और दक्षिण गंगोत्री जो है ये अंटार्कटिका के अनुसंधान केंद्र है, और अगर आर्कटिक के अनुसंधान केंद्र पूछते हैं तो इसका उत्तर हिमाद्री होगा। सिंध नदी तंत्र में कौन सी नदी केवल भारत में प्रभावित होती है? भारत में प्रवाहित होती है, तो भारत में बहने वाली केवल नदी सिंधु नदी तंत्र की आप जानते हैं व्यास नदी है। बॉक्साइट उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसमें भी आप अगर आंकड़ों को देखेंगे तो 52% सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उड़ीसा में पाया जाता है। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 46, शिशु लिंगानुपात के संदर्भ में अभी जनसंख्या से आपको एक क्वेश्चन पूछा गया। शिशु लिंगानुपात की गणना में 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के बीच में भारत में शिशु लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। तो क्या ये बात सही है कि शिशु लिंगानुपात में वृद्धि हुई है? तो हाँ, 2011 की जनगणना में शिशु लिंगानुपात में कमी देखी जाती है। तो इसका केवल एक सही होगा, दूसरा गलत होगा। 0 से 6 वर्ष को शिशु लिंगानुपात में शामिल किया जाता है, ये बात सही है, लेकिन क्या लिंगानुपात में वृद्धि हुई है शिशु लिंगानुपात में? तो ये गलत है, क्योंकि लिंगानुपात में 2011 की जनगणना में कहीं ना कहीं कमी देखी गई है। तो इसका उत्तर केवल एक सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के बीच की 10 की वृद्धि दर सबसे कम किस राज्य में देखी गई? तो आप जानते हैं कि एकमात्र ऐसा राज्य नागालैंड जहाँ पर नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई, मतलब वहाँ पर जनसंख्या बढ़ी नहीं बल्कि कुल जनसंख्या में कमी दर्ज की गई। तो ये 47वें प्रश्न का उत्तर नागालैंड होगा।
भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? तो यहाँ ध्यान रखना, भारत में अगर दिया है तो जलोढ़ मृदा, और मध्य प्रदेश का पूछा जाए तो काली मृदा। तो भारत में जलोढ़ मृदा सबसे अधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट किस नदी पर निर्मित की गई? तो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट करंट में भी न्यूज़ में रहा काफ़ी, यह गोदावरी नदी पर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। 50वां प्रश्न आपके सामने, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में मिलने से पूर्व किस नाम से जाना जाता है? तो जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र और गंगा मिल करके जब बांग्लादेश में जाती है तो उससे ठीक पहले इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, और जब ये अंतिम रूप से समुद्र में मिलती है उस समय इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। और अगर इसको हम कहें कि बांग्लादेश में इसका नाम क्या है, तो बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा है। तो यहाँ पर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। तो आपका धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर आपका स्वागत रहेगा। थैंक यू।